हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में हम आउटपुट एंड इनपुट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आउटपुट के बारे में देखेंगे। आउटपुट में जो है ना हमारे पास दो फंक्शंस हैं। एक प्रिंट एफ का फंक्शन है और दूसरा हमारे पास पुट एफ का फंक्शन है। प्रिंट एफ का फंक्शन डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होता है वेरिएबल में मौजूद वैल्यूज़ को, जबकि जो है पुट एफ का फंक्शन जो है सिर्फ स्ट्रिंग को शो कराने के लिए यूज़ होता है। जस्ट इसमें जो है ना वो वेरिएबल यूज़ होंगे जिनमें स्ट्रिंग होगी या फिर डायरेक्ट स्ट्रिंग यूज़ होगी। और उसके अलावा जो प्रिंट एफ है इसमें क्या होगा, इसमें ये जो है ना इंटीजर को भी डिस्प्ले करा सकता है, करैक्टर को भी डिस्प्ले करा सकता है, स्ट्रिंग को भी डिस्प्ले करा सकता है और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को भी डिस्प्ले करा सकता है। तो इसके दो पार्ट हैं, एक फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है और एक आर्गूमेंट लिस्ट होती है। आर्गूमेंट लिस्ट तब एग्जिस्ट करती है जब फॉर्मेट स्ट्रिंग में फॉर्मेट स्पेसिफायर मौजूद हो और जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं वो लिंक होते हैं 1 बाय 1 आर्गूमेंट लिस्ट के साथ अकॉर्डिंग टू इट्स सीक्वेंस। और जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है इसमें जो है अगर आपने टेक्स्ट शो कराना है और उसमें आप जो है ना स्कैप सीक्वेंस का यूज़ कर देते हैं, मतलब कि जो /n है तो वो न्यू लाइन के लिए आएगा। जब कंट्रोल /n के पास आता है तो ये न्यू लाइन में मूव करा देता है, तो इससे आगे आने वाला जो डेटा होगा /n से वो नेक्स्ट लाइन में शो होगा। और उसके बाद जो टैब है, जब टैब पे पास कंट्रोल आता है तो वो उससे 4 स्पेसेस आगे भेज देता है। और उसके बाद जो है आप टेक्स्ट में अगर सिंगल कोड यूज़ करना चाहते हैं तो आपने स्लैश सिंगल कोड लगा देनी है, और डबल कोड यूज़ करना चाहते हैं तो / डबल कोड यूज़ कर देनी है। और उसके बाद अगर आप स्लैश यूज़ करना चाहते हैं तो आपने डबल स्लैश लगा देनी है। और इसके अलावा और भी स्टेप सीक्वेंस है। और उसके अलावा जो आर्गूमेंट लिस्ट है वो अगर एक है तो एक ही कॉमा लगाकर जो है ना उसका वेरिएबल का नाम लिख देंगे, और अगर एक से ज़्यादा है तो 1 बाय 1 लिखेंगे और सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ। तो ये हमारे पास दो फंक्शन हो गए थ्योरेटिकली। तो बाकी हम प्रैक्टिकल सेशन में इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। और उसके बाद हमारे पास इनपुट के लिए कौन सी फंक्शंस हैं, तो एक हमारे पास जो फंक्शन है वो है स्कैन एफ का फंक्शन। स्कैन एफ का फंक्शन में भी स्ट्रिंग होती है, फॉर्मेट स्ट्रिंग, लेकिन इस फॉर्मेट स्ट्रिंग में जस्ट जो है ना फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, जस्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। और एक उसके बाद जो है ना आर्गूमेंट लिस्ट होती है जिसमें एक वेरिएबल या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। तो ये जो है यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती है, कीबोर्ड से या यूज़र से, कीबोर्ड से भी आप कह सकते हैं। और जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है उसमें अंदर जो है ना फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, और जो वेरिएबल होता है उसके आगे जो है ना ऐड का सिंबल यूज़ किया जाता है। ये जो हमारे पास सिंबल है ऐड का सिंबल, ये यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, ये जो वेरिएबल का एड्रेस होता है ना उसको लोकेट करता है। तो एक तो जो है ना स्कैन एफ में क्या होता है, जो फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर जो इसका जो पड़ा होता है ना हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो वो ये बताता है कि ये जो वेरिएबल है इसकी जो टाइप है ना, डेटा टाइप, वो है वो क्या है। और उसके बाद ये जो वेरिएबल है ये कहाँ पर लोकेट, जो एंड एड्रेस है ये मतलब कि एड्रेस के हिसाब से जो है ना, यानी कि इसके पास एंड वॉर से जो है ना प्रिंट स्टेटमेंट में अगर हम सिंपल वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उसके आगे डेटा टाइप लिखेंगे तो वो शो करेगा उसका अंदर पड़ी हुई वैल्यू को। अगर हम उसके साथ एंड का सिंबल यूज़ कर लें तो फिर वो हमारे पास उसका एड्रेस शो करेगा। तो इसी तरह ये जो है ना एंड वार जो है वेरिएबल का एड्रेस शो करता है, और इसके ज़रिए जो है ना एंड के सिंबल, इस सिंबल से जो है ना ये लोकेट करता है वेरिएबल को और उसके अंदर वैल्यू को पुट कर देता है। और उसके बाद हमारे पास गेट सी एच का फंक्शन होता है, गेट सी एच का फंक्शन। तो हमारे पास उसके बाद होता है गेट सी एच का फंक्शन। तो गेट सी एच के फंक्शन में ना हम यूज़र से क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं एक करैक्टर की। तो एक जो करैक्टर होगा वो हमें डिस्प्ले नहीं होता, एक ही करैक्टर यूज़र से ले लेता है, लेकिन वो हमें दिखाता नहीं है कि वो कौन सा करैक्टर है। और ये ज़्यादातर यूज़ होता है प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि जब हमारी एक सीट पान जाती है तो वो जो ऑपरेशन रहता है, कुछ जो डिस्प्ले कराने के प्रोग्राम होते हैं तो उनको इतनी जल्दी ख़त्म कर देता है कि हमें आउटपुट नज़र ही नहीं आती। तो उसको रोकने के लिए जो है ना हम गेट सी एच का यूज़ करते हैं, और जो भी एंड पे जो है ना यूज़र इंटर करता है वो उसको शो नहीं होता, लेकिन जो है ना प्रोग्राम फिर तब टर्मिनेट होता है जब आखिर में एक इनपुट यूज़र देता है। उसके बाद गेट सी एच ई जो है ना ये भी करैक्टर लेता है यूज़र से, कीबोर्ड से, लेकिन उसको डिस्प्ले भी कराता है। और जो ई है इसका मतलब होता है इको इसका मतलब होता है, और ये डिस्प्ले कराता है स्क्रीन पर जो भी हम इंटर करते हैं। उसके अलावा उसके बाद जो है हमारे पास गेट एस होता है। गेट एस जो है ना यूज़र से स्ट्रिंग को एज इनपुट लेता है फ्रॉम कीबोर्ड आर यूज़र, और जो है ना उसके अंदर वेरिएबल होता है जिसमें ये ना इनपुट करके
उसके अंदर स्टोर कर देता है, वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। तो उसके बाद साइज ऑफ का ऑपरेटर जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको मैंने यूज़ करके भी दिखाया है। तो ये क्या करता है, ये मेमोरी साइज ऑफ वेरिएबल स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देता है। और ये किस में डिस्प्ले कराता है, बाइट्स में, कि जो भी वो रिजल्ट शो करेगा उसकी जो होगी ना मेजर करने का यूनिट वो होगा बाइट्स में। तो ये मेजर करता है बाइट्स में, और ये साइज़ बताता है कि फ़लाँ वेरिएबल की कितना साइज़ है मेमोरी में, और फ़लाँ डेटा टाइप का कितना साइज़ है मेमोरी में, और जो है ना फ़लाँ ऑपरेंड का क्या है। तो ये था हमारा थ्योरी का सेशन। अब हम जो है ना इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल में जो है ना प्रैक्टिकल, तो सबसे पहले जो हमारे पास नेसेसरी प्री डायरेक्टिव है उन्हें हम इंक्लूड करा देते हैं। तो इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h, और उसके बाद हम वाइट में लिखेंगे। तो हम सबसे पहले कौन सा फंक्शन देखने जा रहे हैं, प्रिंट एफ का। तो प्रिंट एफ, तो जब हमने टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है तो हम सिंपली लिखेंगे जैसे कोडिंग हैक्स। तो ये सिंपली जो है ना इसको डिस्प्ले करा देगा, बाकी कुछ भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको रन करेंगे, तो ये रन हो गया है यासिर कोडिंग हैक्स। और ये फंक्शन किस लाइब्रेरी में, किस हेडर फाइल में मौजूद है, तो आपने कंट्रोल प्रेस करके इस पर हवर करना है और इस पर क्लिक करना है, तो ये आपको पता चलेगा ये है stdio.h लाइब्रेरी में ये एग्जिस्ट करती है। और उसके बाद ये तो हो गया स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने का तरीका, टेक्स्ट को। उसके बाद जो है प्रिंट एफ में जो है ना हम एस्केप सीक्वेंस अगर यूज़ करते हैं, या सिर्फ एस्केप सीक्वेंस एंड कोडिंग एंड /t एंड हैक्स, तो अब क्या होगा, अब पहली बार क्या प्रिंट हुआ, यासिर कोडिंग हैक्स। तो दूसरी बार जो है ना यासिर यहीं प्रिंट हो गया, क्योंकि जो है ना प्रिंट स्टेटमेंट के बाद कर्सर जो है वो नीचे मूव नहीं करता, बल्कि जो है ना उसको मूव कराने के लिए हमें यही एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल N लिखता हूँ एस्केप सीक्वेंस, तो ये जो है ना न्यू लाइन पर मूव कर देगा। तो यासिर कोडिंग हैक्स के बाद जो है ना यासिर को इसने यहाँ पर लिखा, फिर ये नेक्स्ट पर मूव कर गया, फिर एक स्पेस जो मैंने कंट्रोल N से आगे लगाई थी उस स्पेस की वजह से ये कोडिंग थोड़ा सा आ गया है, और उसके बाद जो मैंने 3 टैब दिए थे तो उसकी वजह से ये जो है ना स्पेस इसकी इंक्रीज़ हो गई है। तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो है जब हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं और एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं तो तब जो है हमें ज़रूरत नहीं होती आर्गूमेंट लिस्ट की। आर्गूमेंट लिस्ट की ज़रूरत कब होती है, जब हम यूज़ कर रहे होते हैं उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास कितने हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और हैं %t, %c, %f, %s। तो जो %d है वो इंटीजर के लिए, और जो %c है वो कैरेक्टर के लिए, और जो %f है वो स्ट्रिंग के लिए यूज़ होती है। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और मैं अब जो है स्टार्ट करता हूँ। पहले इंट का बना लेता हूँ var1 = 12 एंड देन फ्लोट var2 = 3, और फिर मैं 4 var3 = 4 एंड देन मैं एक स्ट्रिंग का बना लेता हूँ। तो स्ट्रिंग के लिए मैं var4 एंड देन जो है इसकी मैं जो है लिमिट देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसके लिमिट्स नहीं देते तो ये एरर प्रोड्यूस करता है, ये कहता है कि आप लिमिट दो। तो मैं इसको इसको जो है ना 10 लिमिट्स दे देता हूँ। तो इसको जो है मैं इनिशियलाइज कर दूँगा यासिर कोडिंग हैक्स। तो ये हमारे पास 4 किस्म की चीज़ें बन गई। तो इसको हम प्रिंट स्टेटमेंट में कैसे, प्रिंट एफ, और फिर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर जब हम यूज़ कर रहे होंगे तो पहले हमने डिस्प्ले क्या करना है, मैं कुछ भी डिस्प्ले करा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले जो है ना मेरी स्ट्रिंग प्रिंट हो, तो स्ट्रिंग के लिए मैं जो है ना %s सही हो गया। फिर उसके बाद /n लगा देता हूँ कि जो है ना जब मेरा यासिर कोडिंग हैक्स प्रिंट हो जाए तो उसके बाद क्या हो, उसके बाद जो है ना
उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाए। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक टेक्स्ट शो हो जो कि हो कि इंटीजर वैल्यू इज़, तो ये यहाँ मैं परसेंटेज डी लिख देता हूँ। और उसके बाद फिर कंट्रोल एन, और फिर मैं कहता हूँ कि एक टेक्स्ट शो हो जो कि हो कि फ्लोटिंग वैल्यू इज़, और यहाँ मैं परसेंटेज फ्लोटिंग पॉइंट अफ। और उसके बाद फिर मैं न्यू लाइन पर मूव करा दूँगा कंट्रोल को, और फिर मैं लिखूँगा अब मैंने चूँकि फ्लोटिंग पॉइंट जो है स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा दिया, उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर को प्रिंट करा दिया, तो फ्लोटिंग पॉइंट, और फिर अब रह गया 4, तो जो है ना 4 लिखूँगा, 4 ए और परसेंटेज सी। और अब जो है ना, अब देखो, अब सबसे पहले हमने स्ट्रिंग को लिखना होगा, क्योंकि पहले हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा दिया है, स्ट्रिंग वाला दिया है। तो हम सबसे पहले कौन सा वेरिएबल लिखेंगे, वो होगा वेरिएबल 4। फिर उसके बाद कौन सा लिखेंगे, हम लिखेंगे परसेंटेज डी वाला, परसेंटेज डी यानी कि इंटीजर वैल्यू जो है हमारे पास var 1 है, तो हम यहाँ var 1 लिखेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ हो रहा है वो है फ्लोटिंग पॉइंट वाला, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट वाला यूज़ हो रहा है, तो फिर इसके लिए जो हम var 2 का यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद जो है हम var 3, क्योंकि जो है ना var 3 की जो डेटा टाइप है वो है कैरेक्टर। तो इसके एंड पे मैं जो है ना स्टेटमेंट टर्मिनेट लगा कर जो है ना इसको रन करता हूँ, तो ये हमारी आउटपुट आ गई है। या से कोडिंग हैक्स, तो इसने आगे प्रिंट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एक्सीड हो गया है, टू लॉन्ग है, तो इसने जो है ना उसको स्किप कर दिया। तो उसके बाद जो है ना इंटीजर वैल्यूज़ को ले लिया। तो अगर मैं जो है ना इसकी जो है कैपेसिटी बढ़ा दूँ, अगर मैं इसकी कैपेसिटी बढ़ा देता हूँ, 20 कर देता हूँ, तो तब मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से कोडिंग हैक्स प्रिंट हुआ, फिर इंटीजर वैल्यू प्रिंट हुई, फिर फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट हुई, फिर 4 प्रिंट हो गया। तो ये 4 हमको प्रिंट क्यों नहीं करके दिखा रहा, तो 4 का देख लेते हैं हम कि 4 को जो है ना हमने उसमें नहीं डाला, हमने 4 को जो है वाई डाल देना था, और फ्लोटिंग पॉइंट भी जो है ना हमने 3.2। अब जब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास इंटीजर वैल्यू, फ्लोटिंग में फ्लोटिंग वैल्यू, और 4 में 4 वैल्यू आई है, और स्ट्रिंग में स्ट्रिंग आया है। तो अब आपको जो है ना प्रिंट स्टेटमेंट को समझ आ गई होगी। तो प्रिंट स्टेटमेंट में बस इतना ही है, और इसको जो है अब हम कर लेते हैं कमेंट, इसको हम कर लेते हैं कमेंट आउट, तो ये हो जाएगा कमेंट। और तो अब हमारे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है पुट एस। पुट एस क्या है जी, पुट एस डिस्प्ले करने के लिए है। तो हमारे पास जो है ना इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास इसके लिए होना चाहिए एक वेरिएबल जिसमें क्या हो, स्ट्रिंग हो। तो हम 4 और स्ट्रिंग नाम की जो है ना बना लेंगे। तो इसमें मेरे पास है यासिर कोडिंग है, तो अब इसको जो है पुट एस में डाल दूंगा इसके वेरिएबल को, तो ये हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो रन करते हैं तो ये कोडिंग हैक्स को डिस्प्ले कर देता है। उसके अलावा हम इसको डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, मतलब कि मैं पुट एस और जो है यहाँ पर डबल कोट्स में लिख देता हूँ यासिर कोडिंग हैक्स। तो इसमें जो है ना 2 बार प्रिंट कर दिया, यासिर कोडिंग हैक्स। और याद रहे कि जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि जब भी वेरिएबल में आप स्ट्रिंग पढ़िए हैं तो स्ट्रिंग में जो है ना डबल कोट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो आपने जो है ना वेरिएबल के साथ डबल कोट्स नहीं लगा देने, आपने वेरिएबल को डायरेक्ट लिख देना है। वो डबल जो है ना ये स्टेटमेंट जो है इसके अंदर आकर रिप्लेस हो जाती है, और ये डबल कोमा जो है ना इसके साथ लगे हुए होते हैं, और ये डिस्प्ले करा देता है। तो आपने जो है ना इस कंसेप्ट का ख्याल रखना है, मिक्स अप नहीं कर देना। ऐसा ना हो कि आप वेरिएबल को भी जो है ना डबल कोट्स में लगा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल ही आपने नहीं करना। उसके अलावा जो है ना पुट एस तो आपको समझ में आ गई, ये तो इतना बड़ा नहीं है। और उसके बाद अब हम देखेंगे आउटपुट के फंक्शन। आउटपुट के बाद हमारे पास क्या है, स्कैन एफ का फंक्शन। स्कैन एफ का क्या पता है, इनपुट लेगा और फिर कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगा ना। जितने भी इनपुट लेने वाले हैं ना फंक्शन, वो वेरिएबल तो उन्हें रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनपुट ली तो वो स्टोर भी तो किसी जगह पर करेंगे ना, तो वो जो है स्टोर कर देंगे उसको किसी न किसी वेरिएबल में। तो देखते हैं वेरिएबल कौन से। तो जो है ना स्कैन एफ के लिए क्या चाहिए हमें, स्कैन एफ हम क्या क्या स्कैन कर सकते हैं। तो हम जो है
स्कैन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि पहले हमसे वो ले, क्या ले, इंटीजर ले, फिर उसके बाद हमसे ले वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, उसके बाद वो हमसे ले 4। और इस हिसाब से जो है ना मैंने परसेंटेज var1 और जो है ना एंड var2 एंड var3, और इस हिसाब से जो है ना मैं इसको ऊपर जो है डिक्लेरेशन भी कर देता हूँ, जैसे कि इंट var1 और फ्लोट var2 एंड 4 var3। तो ये हमारे पास डिक्लेरेशन भी हो गई, क्योंकि वेरिएबल एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए ना, वेरिएबल बना हुआ होगा तो उसमें स्टोर करेगा। तो जो है ना अब मैं इसको रन करता हूँ, तो पहले हमसे लेगा इंटीजर, तो हमने 12 एंटर कर दिया। फिर उसके बाद हमसे क्या लेगा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, तो मैं इसमें जो है ना 0.0 दे देता हूँ, और उसके बाद मैं एक करेक्टर दे देता हूँ। तो हमारे पास कोई एरर नहीं आया, बल्कि सही काम किया। और अगर मैं इसमें गलत आउटपुट दूंगा तो क्या आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे, और फिर उसके बाद जो है यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट नहीं देता, तो चलो वो तो बना देगा, और यहाँ पर करेक्टर के बजाय मैं इतना सा कुछ दे देता हूँ, तो फिर भी ये दे रहा है, क्योंकि यार अभी इसमें एरर आएगा तब जब हम इसको डिस्प्ले कराएंगे तब। तो इसी को मैं अगर डिस्प्ले करा दूँ प्रिंट एफ में, तो प्रिंट एफ में क्या होगा, प्रिंट एफ में जो है ना परसेंटेज टी, और फिर जो है परसेंटेज एफ, और फिर न्यू लाइन पर क्या प्रिंट हो, परसेंटेज सी, और इसी तरह जो है ना var1 और var2 एंड var3, और जो है अब इसको रन करते हैं। तो अब अगर मैं गलत देता हूँ कुछ भी, तो डिस्प्ले नहीं हुआ हमारे पास जो हमने लास्ट में किया था, यानी कि ये एरर जो है ना दिखाता नहीं है, लेकिन जो है ना सी लैंग्वेज इसीलिए इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करती है। तो जो है ना इसमें ये है कि ये एरर वाकई में है, ऐसे ही नहीं कि मैं जो है ना गलत बातें कर रहा हूँ। तो जो है आगे हम जब पैटर्न करेंगे तो उसमें जो है ना इस तरह के जो है कंसेप्ट हैं, और जो है उसमें एरर शो होते हैं। और उसके अलावा जो है C++ में भी जो है ना काफ़ी जो है ना इस एक एक सेंटेक्स की जो है ना गलती वो कंपाइलर निकाल लेता है। तो जो है ना आपने जो है ना रूल की खिलाफवर्जी नहीं करनी, जो है आपने वही डेटा देना है जो कि हमने डिफ़ाइन किया है। तो आपको स्कैन एफ भी समझ आ गई होगी। आप
तो ये हो गया हमारे पास स्कैनफ का फंक्शन। तो स्कैनफ का फंक्शन जो है इसी तरह होगा। और उसके बाद हमारे पास जो है ना गेट सी एच क्या करता है कि यूज़र से इनपुट लेता है एक करैक्टर की, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं करता। जैसे कि मैं यहाँ पर गेट सी एच कर देता हूँ और फिर मैं उसी को डुप्लीकेट करता हूँ। तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे से जो है ना 7 इनपुट लेगा और फिर जो है ना क्लोज़ हो जाएगा। तो मैं इसको जो रन करता हूँ और 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्लोज़ हो गया। लेकिन जो है ना इसी के साथ अगर मैं जो है ना कंट्रोल ई लगा दूँ, अगर मैं ई लगा दूँ तो जो है मैं अगर गेट सी एच ई और इसको मैं अगर डुप्लीकेट कर दूँ तो 1 2 3 4 5, ये 5 कैरेक्टर लेगा। तो इसको मैं रन करता हूँ तो ये लेगा 1 2 3 4 5 और ये क्लोज हो गया। तो ये जो कैरेक्टर लेगा वो डिस्प्ले भी करता है। उसके अलावा जो हमारे पास है ना वो है गेट एस। तो ये क्या करता है, ये वेरिएबल स्ट्रिंग लेता है और वेरिएबल में स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में स्टोर कर देता है। तो एक वार है, ठीक है, और वो स्ट्रिंग वार है। और जो है ऊपर मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ कि एक वार है जिसकी लिमिट्स भी है और वो स्ट्रिंग को स्टोर कर सकता है। तो ये अब इनपुट लेगा और इसमें मैं यहाँ से दूंगा, एंटर मारूंगा, तो ये जो है ना इनपुट ये सही तरीके से ले रहा है। तो इसका काम है जस्ट इनपुट लेना और वेरिएबल में स्टोर कर देना। तो ये हो गया, ये हमारे पास जो है ना गेट एस का फंक्शन भी क्लियर हो गया है। तो आज का ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3, ये ख़त्म होता है। तो ये इतना मुश्किल नहीं था। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी प्रोग्राम, अगर मैं यहाँ पर, अब ये मेरा प्रोग्राम है ना, तो इसमें मैं प्रिंट और एफ और लिखता हूँ यासिर कोडिंग हैक्स। तो जब मैंने ये लिखा और फिर जब मैंने इसको रन किया तो ये रन हो गया और मुझे आउटपुट दिख रही है। लेकिन अगर मैं इसी की exe, ये जो फाइल जो मेरी पड़ी है यूट्यूब के अंदर सी लैंग्वेज के फुल कोर्स में, जो मेरा चैप्टर 3 है, इसको अगर मैं इसकी exe को रन करूं तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए जो है ना हम यूज़ करते हैं गेट सी एच का फंक्शन, गेट सी एच। तो ये हम गेट सी एच का फंक्शन इसलिए यूज़ करते हैं और इसको कंट्रोल एस कर लेता हूँ और फिर जो है ना इसको एक बार रन कर लेते हैं तो exe ताकि हमारी अपडेट हो जाए। और जो है अब मैं जाता हूँ और अब मैं जो है ना इसको रन करूँगा तो ये मेरी कोडिंग यासिर कोडिंग हैक दिखा रहा है। और जैसे ही मैं इस पर ना कोई भी डिजिट प्रेस करता हूँ तो ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो इसलिए ये गेट सी एच का फंक्शन यूज़ किया जाता है। और बस आज के लिए इतना ही। तो आज की ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 क्या है? चैप्टर 4 है सिलेक्शन और कंडीशनल स्ट्रक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।